आदि के सवाल के जवाब में कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, हमारी पहली मुलाकात थोड़ी वियर्ड थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। हम्म, तो प्रूव करो। आदि ने सिया से चैलेंजिंग टोन में बोला। तो सिया ने कहा, मैं समझी नहीं। आदि ने सिया से पूरे एटीट्यूड में कहा, आई सेड प्रूव इट। सिया ने भी अपने टशन में आदि को जवाब दिया, जब टाइम आएगा तो प्रूव भी कर दूंगी। अब मेरा घर आ चुका है, तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं जा सकती हूँ, क्योंकि कल टाइम पर आना भी है मुझे, वरना मेरा खड़ूस बॉस मुझे फार कर देगा। आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है बहुत खड़ूस बॉस है तुम्हारा। मुझे बताओ तो मैं सीधा कर दूंगा तुम्हारे बॉस को। सिया ने भी उसी टोन पे जवाब दिया, उनके लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ, आप रहने दीजिए। बोलते हुए सिया आदि की कार से उतरकर बाहर आ गई। आदि सिया की इन बातों पर अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहा था। आदि को सिया के साथ बिताया हुआ इतना सा टाइम ही बहुत एंजॉयबल लग रहा था, लेकिन ये रास्ता बहुत ही जल्दी खत्म हो गया था। अब आदि ने अपनी कार अपने घर की तरफ मोड़ दी। इधर यष्टि एकांश का इंतजार कर रही थी, लेकिन एकांश को आने में काफी लेट हो रहा था। या कह सकते हैं वो जानबूझकर लेट कर रहा था, क्योंकि वो इस समय यष्टि के सवालों को फेस नहीं करना चाहता था। लेकिन यष्टि ने भी सोच लिया था कि चाहे कितना भी लेट हो जाए एकांश को, वो उसके बिना सोने नहीं जाएगी। यष्टि ने श्रेया को डिनर करवाकर उसके रूम में सुला दिया था, और अब वो डाइनिंग टेबल पर एकांश का वेट कर रही थी। लेकिन एकांश का इंतजार करते करते उसे 11 बज गए थे। आखिरकार वो वही डाइनिंग टेबल पर हेड डाउन करके सो गई। यष्टि के सो जाने के भी 1 घंटे बाद एकांश घर आया। उसने जैसे ही डोर खोला, उसकी नजर सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर सो रही यष्टि पर पड़ी। उसने मन में कहा, कितनी सिद्धि लड़की है ये भी, अभी तक मेरा इंतजार कर रही है और यहीं सो गई। एकांश ने अपने सामान को वही टेबल पर रखा और यष्टि को उठाने की कोशिश करने लगा। जब उसने नोटिस किया कि वो तो एकदम बेहोश होकर सो रही है, तो एकांश ने यष्टि को अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे रूम में ले ही जा रहा था, जब यष्टि ने अचानक से अपनी आंखें खोल दी। तो आप मेरे सवालों को अवॉइड करने की वजह से लेट आए हैं। क्या आपको एक बार भी नहीं लगा कि घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा होगा? एकांश ने भी यष्टि के सवाल पर पूछ लिया। तो तुम सोने का नाटक कर रही थी। ऐसा मुझे काम था ऑफिस में, इसलिए लेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों को अवॉइड करना चाह रहा था। यष्टि ने एकांश से गुस्से में कहा, मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद से चलकर जा सकती हूँ। एज यू विश। बोलते हुए एकांश ने यष्टि को नीचे उतार दिया। वो आगे बढ़ने लगा ही था, जब यष्टि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। पहले मेरे साथ चलकर खाना खाइए, मैं तब से आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आपने इतना लेट कर दिया। एकांश ने पलटते हुए यष्टि से पूछा, तो तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? यष्टि ने मासूमियत से एकांश को जवाब दिया, नहीं। आपने मूवीज में नहीं देखा क्या, वाइफ अपने हस्बैंड का वेट करती है खाने के लिए? तो मैं भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। और आप, मैंने खाना नहीं खाया है। अब क्या आप चलेंगे? आपको तो पता ही है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और मैं नहीं चाहती कि मैं रात के 2 बजे खाना ढूंढते हुए उठूं और आपकी नींद खराब हो जाए। यष्टि नॉन स्टॉप बोलती ही जा रही थी, जब एकांश ने उसके मुंह को अपने हाथों से कवर कर दिया। श्श्श, बहुत बोलती हो तुम। अपनी एनर्जी क्यों बोलने में वेस्ट कर रही हो? चलो खाना खा लेते हैं पहले। यष्टि अपने मुंह से एकांश का हाथ हटाते हुए बोली, अगर आप मेरा मुंह बंद रखोगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगी? चलिए अब। बोलते हुए एकांश यष्टि के साथ नीचे आ गया था। देखिए, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है अपने हाथों से। यष्टि ने एकांश को खाना सर्व करते हुए कहा। तो एकांश काफी हैरान था यष्टि के इस बिहेवियर से। वो अपने मन में सोच रहा था,
आज सुबह तो मुझसे इतने सवाल पूछ रही थी और अब ऐसे बिहेव करिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जो भी है बेटर ही है। सोचते हुए एकांश यष्टि के हाथों से बना हुआ खाना एंजॉय कर रहा था। यष्टि के मन में चल रहा था, मुझे पता है कि आप मुझे ऐसे कुछ नहीं बताओगे, लेकिन मैं भी यष्टि एकांश वालिया हूँ। बिना जाने तो चैन से नहीं बैठने वाली हूँ। अब मैं अपने तरीके से सब पता लगाऊंगी। दोनों ने डिनर खत्म किया तो अब दोनों रूम में आ चुके थे। एकांश पहले श्रेया को देखने गया। श्रेया सो रही थी तो एकांश ने झुककर उसके माथे को किस किया। थोड़ी देर उसके सिरहाने बैठने के बाद वो अपने रूम में वापस आ गया। इधर यष्टि चेंज करके अपने बेड में लेटकर एकांश का ही इंतजार कर रही थी। एकांश वहां से सीधे वॉशरूम में चला गया और चेंज करने के बाद वो रूम में लौट आया। एकांश आकर जैसे ही लेटा तो यष्टि एकांश के खुद से ही करीब आई। उसने अपने सर को एकांश की चेस्ट पर रख दिया। एकांश यष्टि के बिहेवियर से हर पल चौंक रहा था। सुबह उसे लगा था कि कहीं वो यष्टि को खो ना दे, लेकिन इस समय यष्टि को देखकर लग रहा था जैसे उसका प्यार और गहरा हो गया है। एकांश ने यष्टि को अपनी बाहों में भरते हुए उसके गाल को चूम लिया। यष्टि ने एकांश के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आप मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो। किसी भी कीमत पर मैं आपको खोना नहीं चाहती। अगर आपको मेरा आपके बारे में सब जानना पसंद नहीं है तो आज के बाद आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। जब टाइम आएगा तब आप मुझे खुद बता देना। एकांश ने यष्टि के गाल को पिंच करते हुए कहा, हम्म, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तब मुझे तुम एकदम झल्ली और कम दिमाग की लड़की लग रही थी। लेकिन लेकिन क्या? यष्टि ने एकांश से पूछा तो उसने बताया, तुम एक बहुत ही समझदार और बहादुर लड़की हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एकांश ने बोलते हुए यष्टि के होठों को चूम लिया। एकांश ने अब आगे कहा, वैसे मैं तुम्हारे उसी घर में तुमसे ज्यादा अच्छी डेट अरेंज कर सकता हूँ। तुम्हारी तैयारियां तो एकदम बच्चों वाली थी, सिवाय उस रम केक के। एकांश ने यष्टि से कहा तो यष्टि को अब गुस्सा आ गया। क्या कहा आपने? मुझे डेट अरेंज करनी नहीं आती। तो एक काम करते हैं, इस बार तैयारियां आप ही करेंगे। एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम्म, तो मेरी बीवी चाहती है कि मैं डेट अरेंज करूं। ओके, इस बार तुम देखोगी कि एकांश की डेट कैसी होती है। एकांश के हाथ यष्टि के बालों को सहला रहे थे। यष्टि एकांश की बातों को सुनते सुनते जल्दी ही सो गई। एकांश को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो सच में हुआ है। यष्टि को वो खोना नहीं चाहता था और अब यष्टि का बिहेवियर एकदम शांत लग रहा था। इधर यष्टि को ही पता था कि उसने दिमाग में क्या प्लान्स बना रखे थे। वो एकांश के बारे में उससे सीधे सीधे ना पूछकर अपने तरीके से सच जानने की कोशिश करने वाली थी, जिसमें उसकी हेल्प सिया करने वाली थी। इधर आदि सोने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन इस समय तो नींद उससे कोसों दूर थी। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि क्यों सिया उसके दिमाग से नहीं निकल रही है। आदि ने एक बुक उठाई और साइड लैम्प जलाकर वो बुक पढ़ने में बिजी हो गया। अब जाकर उसके माइंड से सिया का ख्याल निकला। आदि को क्राइम और थ्रिलर बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। यही एक इंटरेस्ट था उसका जो उसके दिमाग को डाइवर्ट कर देता था। अब यष्टि ने जो प्लान किया था उसके हिसाब से सिया को आदि के थ्रू एकांश की इंफॉर्मेशन निकालनी थी। इसमें आदि की बहन मीरा कपूर को भी वो इन्वॉल्व करने वाली थी, क्योंकि वो एकांश की लाइफ का एक हिस्सा रह चुकी थी। यष्टि ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था कि जो भी उसके सामने आएगा वो सब वो समझने की कोशिश करेगी। जहां तक उसे पता था कि एकांश कोई मामूली इंसान या फिर एक मामूली बिजनेसमैन नहीं है। कुछ छिपे राज हैं एकांश के बारे में जो यष्टि
अब जान के ही रहने वाली थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए शो के साथ। दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। सुबह यष्टि ने श्रेया को उठाया। उसने श्रेया को रेडी किया और अब वो नीचे आ गई थी। एकांश भी अपने जिम से आकर नहा चुका था अब तक। आज से यष्टि श्रेया की स्पीच थेरेपी के लिए एक थेरेपिस्ट को बुलाने वाली थी। यष्टि की बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो श्रेया को बोलते हुए सुने। एकांश को भी उसकी आवाज सुने हुए अरसा हो गया था। ये बात यष्टि ने अभी तक एकांश को नहीं बताई थी कि वो श्रेया के लिए स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाने जा रही है। सैटरडे और संडे को छोड़कर बाकी के दिन थेरेपिस्ट को उसने असाइन कर लिया था। श्रेया का बोलना एकांश के लिए एक सरप्राइज होने वाला था। यष्टि हर तरह से एकांश का दिल जीतना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वो एकांश के मुंह से उसके मिस्टीरियस बिहेवियर का राज जानना चाहती थी। वो तो बस उसका कॉन्फिडेंस जीतना चाहती थी, ताकि एकांश बिना झिझक के उसे अपने दिल की सारी बातें बता सके। एकांश और श्रेया ब्रेकफास्ट टेबल पर थे जब यष्टि ने दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व किया और श्रेया को वो अपने हाथों से खिलाने की जगह आज उसे खुद से खाना खाने की प्रैक्टिस करवा रही थी। एकांश देख रहा था कि यष्टि दिन ब दिन श्रेया की माँ ही बनती जा रही थी। श्रेया भी यष्टि की बहुत बात मानने लगी थी, वरना यष्टि के उनकी लाइफ में आने से पहले जो भी श्रेया के लिए अपॉइंट किया गया था उनमें से कोई भी श्रेया के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाया था। एकांश ऑफिस के लिए निकल गया था जब यष्टि ने सबसे पहले तो श्रेया के लिए स्पीच थेरेपिस्ट को कॉल किया और आने के लिए कहा। इसके बाद यष्टि ने सिया को कॉल किया। यष्टि ने सिया से फोन उठाते कहा, हेलो सिया। सिया ने भी यष्टि की टांग खींचने की टोन में कहा, हाँ बोलना, इतनी सुबह सुबह कॉल, क्या बात है, आज तो मेरा भाग्य ही चमक गया। यष्टि ने परेशान होते हुए कहा, बस करना यार, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। सिया को लगा कि यष्टि सच में परेशान साउंड कर रही है। उसने यष्टि से कहा, बता ना यार, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ। यष्टि ने सिया को जैसे झटका देते हुए कहा, यार मैं नहीं चाहती हूँ कि तू आदि से दोस्ती बढ़ाए। सिया को तो जैसे सच में शौक लगा यष्टि की बात सुनकर। उसने यष्टि से कहा, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरी शक्ल पर पागल लिखा है क्या जो मैं उस हाफ ब्रेन से दोस्ती बढ़ाऊं? यष्टि ने सिया को बताया, यार प्लीज, अब आदि है जो एकांश के बहुत क्लोज है और एकांश के बारे में अब मुझे सब कुछ बता सकता है। सिया ने यष्टि से पूछा, ऐसा क्या छुपा रहे हैं जीजू तुझसे? पता नहीं यार, मुझे कभी कभी एकांश का बिहेवियर बहुत सीरियस लगता है। कभी लगता है कि मैं एकांश को बहुत अच्छे से समझती हूँ, फिर दूसरे पल लगता है कि वो एक अनजान है मेरे लिए। मुझे एकांश के बचपन से लेकर अब तक का सब कुछ जानना है। सिया ने यष्टि से पूछा, तो क्या आदि इतना कुछ जानते हैं जीजू के बारे में? यष्टि ने जवाब दिया, कह नहीं सकती, लेकिन जितना आदि को पता है वो मुझे बता सकते हैं। बाकी हो सकता है वो किसी ऐसी कड़ी से मुझे जोड़ दे जिससे मैं सब कुछ पता कर सकूं। सिया ने सीरियस होते हुए कहा, यार तू तो सच में बहुत सीरियस लग रही है मुझे। यष्टि ने उदासी भरी आवाज में सिया से कहा, हाँ यार, मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे पता है तू मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी, प्लीज हेल्प मी। सिया ने यष्टि को एश्योर करते हुए कहा, बस यार, इतने प्लीज की जरूरत नहीं है, मैं बहन हूं तेरी आफ्टर ऑल। चल मैं तुझे बताती हूँ, टेंशन मत ले। थैंक्स यार। यष्टि ने कहा ही था कि तभी सिया ने उसे डांटते हुए कहा, नो नीड टू थैंक मी, वरना मार खाएगी मुझसे। बोलते हुए सिया ने फोन रख दिया। अब तक वो ऑफिस के सामने पहुंच चुकी थी। सिया ने ऑफिस की बिल्डिंग को चेहरा उठाकर देखा और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंग पर जा रही हो। सिया लिफ्ट से बाहर आई ही थी
कि अमर ने आकर उसे घेर लिया और उसके ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। कहाँ है तू यार? कल मैंने तेरा लंच पर वेट किया, उसके बाद ऑफिस से निकलने के वक्त भी तेरा इंतजार किया। लेकिन लगता है कि ये नए बॉस तुझसे कुछ ज्यादा ही काम ले रहे हैं। कुछ मैटर है क्या उनके साथ तेरा? सिया ने अमर को जवाब दिया, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस मैंने एक दिन पहले छुट्टी ली थी ना, तो उन्हें काम ज्यादा पड़ गया था। बस उसी की कसर निकाल रहे थे मुझसे। अमर ने सिया को एश्योर करते हुए कहा, हम्म, अगर तुझे ज्यादा परेशान करें तो हम लोग बिग बॉस यानी कि आदित्य बॉस के फादर के पास भी जा सकते हैं। सिया ने अब आदि की साइड लेते हुए कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतने भी बुरे इंसान नहीं है। अमर को अब जलन महसूस होने लगी थी। उसने सिया से कहा, अच्छा, तो तू एक ही मुलाकात में उन्हें बड़े अच्छे से समझने लगी है? सिया ने चेहरा बनाते हुए कहा, अब इसे कैसे बताऊं कि हम इससे पहले भी 3 बार मिल चुके हैं एक दूसरे से। सिया मन में सोच रही थी, तभी पीछे से किसी ने सिया की बैक को अपनी फिंगर से पोक किया। सिया ने पलट कर देखा तो पीछे आदित्य खड़ा था। वो जब लिफ्ट से निकला था, वहीं खड़े होकर वो सिया और अमर को बातें करते हुए नोटिस कर रहा था। उसके कानों में उनकी एक बात भी नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो उन दोनों के एक्सप्रेशन से उनके बीच की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो आ ही गया। आदि ने सिया को पूरे बॉसी एटीट्यूड में कहा, मिस्टर साई, लगता है आपके पास काम की कुछ कमी है। बेटर होगा कि आप अपनी फ्रेंडशिप और पर्सनल रिलेशन को ऑफिस से बाहर रखें। कम फास्ट, फिटिंग इन माय केबिन। बोलकर आदि ने अमर को गुस्से वाली निगाहों से घूरा और फिर वो अपने केबिन की तरफ चला गया। अमर ने सिया से कहा, यार, ये आदमी सच में पागल है। इसे कलीग के आपस में बात करने से भी प्रॉब्लम है। देखा नहीं मुझे कैसे घूर रहे थे। अमर के कहने पर सिया ने जवाब दिया, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, वरना आज का दिन मेरा आखिरी दिन बना देंगे ये मिस्टर खड़ूस। बोलकर सिया लगभग दौड़ती हुई आदि के केबिन में पहुंची। उसने देखा कुछ लोग आदि के केबिन के कॉर्नर स्पेस में एक टेबल चेयर का सेटअप कर रहे थे। सिया डोर नॉक करके आदि से परमिशन लेकर उसके केबिन में आई। सिया ने आदि के केबिन में हो रहे चेंजेस को देखते हुए उससे पूछा, मिस्टर कपूर, आप ये सब क्या करवा रहे हैं? आदि ने पूरे हुरूर में जवाब दिया, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट का सिटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि मुझे चाहिए कि जब भी मुझे मेरी पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत हो, वो मेरे आसपास ही हो। तो तुम आज से यहीं बैठोगे। सिया ने गुस्से में जवाब दिया, क्या मैं आपके केबिन में बैठूंगी, वो भी आपकी नाक के एकदम नीचे? एक काम क्यों नहीं करते आप? मेरे गले में एक डॉग कॉलर क्यों नहीं डाल देते आप? आते के साथ ही मुझे उस टेबल से बांध दिया कीजिए और जाने के बाद खोल दिया कीजिए। सिया को आदि पर गुस्सा आ रहा था। जब आदि ने सिया को यह बात सुनकर अपना आपा खो दिया, उसने वहां काम कर रहे लोगों को अपने केबिन से बाहर भेजा। अब आदि के कदम सिया की तरफ बढ़ रहे थे। उसने गुस्से में सिया से कहा, लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। ये बोलते हुए आदि के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सिया एक एक करके अपने कदमों को पीछे ले रही थी और आदि के कदम एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार सिया अपनी चेयर तक पहुंचकर उस पर बैठ गई। जब आदि ने झुककर उसकी चेयर की दोनों हैंडल्स को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे घेर लिया। ये ये आप मेरे इतना नजदीक क्यों आ रहे हैं? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सिया ने आदि को अपनी नापसंद जताई तो आदि ने अपने एक हाथ से सिया के चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन अब से मैं ही तुम्हारा बॉस हूं और यहाँ काम मेरे हिसाब से होगा। बेटर होगा कि तुम इन सब की आदत डाल लो। अब से तुम मेरी सुबह की कॉफी बनाकर लाया करोगी। इसके बाद मेरे लिए कैफेटेरिया से लंच ऑर्डर करोगी। बाकी के काम मैं तुम्हें बता दिया करूंगा। शाम को ऑफिस के बाद तुम फ्री हो कुछ भी करने के लिए। बोलते हुए आदि सिया से दूर हो गया और अब वो अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। सिया को आदि का इस तरह से रौब झाड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि आज से पहले
बिग बॉस ने किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं किया था जैसे आदि कर रहा था। वो सिया को बेटी की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन आदि के एटीट्यूड को देखकर सिया को लग रहा था कि जैसे वो तो उसे इंसान समझता ही नहीं है, और यष्टि है कि उसे दोस्ती बढ़ाने के लिए बोल रही है। पता नहीं अब वो क्या करेगी। सिया यही सोच रही थी। इधर आदि को समझ नहीं आ रहा था कि उसे सिया का अमर से बात करना इतना गुस्सा क्यों दिला रहा था। वो अमर तो किसी भी चीज में आदि का मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर उसे किस बात की इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। उसे क्यों सिया का अमर से हंसकर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उसने सिया को अपने केबिन में नजर बंद कर दिया था। अब वो हर वक्त उसकी निगाहों के सामने रहने वाली थी। सिया सर पकड़कर आने वाले टाइम को ही सोच रही थी कि कैसे वो इस शख्स से दोस्ती कर पाएगी जिसका एटीट्यूड ही उसे बर्दाश्त नहीं है। उसे तो आदि एक नंबर का घमंडी और खड़ूस इंसान लग रहा था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। आदि ने सिया को ऑर्डर देते हुए कहा, क्या आप तो मुझे मेरी कॉफी लाकर दोगे? जी मिस्टर कपूर। बोलकर सिया आदि के केबिन से बाहर पेंट्री में आ गई। वो लगातार बस बड़बड़ा रही थी। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मुझे तो इन्होंने लगता है गुलाम समझ लिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस इंसान से दोस्ती भी कर सकती हूँ। ये तो बात करने के लायक भी नहीं है। सिया मन में सोच ही रही थी जब वहां अमर आ गया। वो असल में सिया को पेंट्री में जाते देख कर ही वहां आया था। अमर ने टेंस होते हुए सिया से पूछा, लोग सिया, मुझसे तुझे ऐसे देखा नहीं जाता। अगर तू बात नहीं करेगी तो मैं बिग बॉस से बात करता हूँ। ये क्या बात हुई कि मिस्टर कपूर ने तेरा केबिन अपने ऑफिस में शिफ्ट करवा दिया है? सिया ने अमर को समझाते हुए कहा, वेट अमर, तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। मुझे अपनी किसी लड़ाई को लड़ने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये मेरी और मिस्टर कपूर के बीच की बात है। आई हैंडल दिस। बोलकर सिया वहां से आदि के केबिन में आ गई। उसने कॉफी लाकर आदि की टेबल पर रखी। जब आदि ने एक सिप लेते के साथ ही सिया को एक बार फिर से डांट लगाई। सिया, तुम ये कॉफी लाई हो या लस्सी? टेस्ट इट, एकदम ठंडी है यार। बोलते हुए आदि ने कॉफी का कप सिया की तरफ बढ़ा दिया। सिया ने भी फौरन उठकर टेस्ट किया तो सच में वो कॉफी अमर से बात करने के चक्कर में एकदम ठंडी हो चुकी थी। उसने आदि से कहा, मैं दूसरी कॉफी लेकर आती हूँ। सिया ने वो कप उठाया और दूसरी कॉफी लेने के लिए वापस पेंट्री में चली गई। सिया ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन आदि ने नोटिस किया था कि सिया ने आदि के जूठे कप से ही कॉफी को जल्दी जल्दी में टेस्ट कर लिया था। शायद इस लड़की को तो कुछ अकल ही नहीं है, सोच कर आदि वापस अपने काम में लग गया। इधर यष्टि की बुलाई हुई स्पीच थेरेपिस्ट 2 घंटे के सेशन के बाद वहां से चली गई थी। अब जाकर यष्टि का दिमाग फ्री हुआ था। उसने सोचा कि क्यों ना आज अनुज से मीरा कपूर का नंबर निकलवाया जाए, लेकिन इसमें एक रिस्क था कि अनुज 100% ये बात एकांश को बता ही देगा। तो फिर क्या किया जा सकता था? यष्टि मन में सोच रही थी। मुझे लगता है मुझे नंबर एकांश के फोन से ही निकालना पड़ेगा, वो भी हमसे छिप कर। लेकिन तब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा। असल में जब इंसान कुछ सोचता है और उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाता तो जिस तरह की बेचैनी होती है, यष्टि को भी ठीक उसी तरह की बेचैनी हो रही थी इस समय। लेकिन इंतजार के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। इधर सिया दोबारा आदि के लिए कॉफी लेकर आई। इस बार कॉफी एकदम गर्म थी। सिया इससे पहले अपनी चेयर पर बैठती, आदि ने उसे अगला ऑर्डर दिया। सिया, एक काम करो, मेरे लंच का भी टाइम हो गया है, तो तुम मेरे लिए और अपने लिए लंच ऑर्डर कर दो। मैं अपना लंच बाहर अपने फेलो स्टाफ के साथ जाकर करूंगी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। सिया ने सरकास्टिकली आदि को जवाब दिया।
आदि ने भी फौरन जवाब दिया, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इट्स जस्ट आई डोंट वांट कि तुम बिना लंच के रहो। मैं आपके लिए लंच ऑर्डर कर देती हूँ। बोलकर सिया ने कैफेटेरिया के इंटरकॉम पर कॉल करके आदि के लिए लंच ऑर्डर कर दिया, जिसे आने में 15 मिनट का टाइम लगा। जैसे ही आदि का लंच आया तो सिया ने अपना लंच बॉक्स उठाया और वहां से बाहर जाने लगी। जब आदि ने उसका रास्ता रोका तो सिया ने उससे पूछा, अब ये सब क्या है? आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? तुम मेरे साथ लंच करोगी। बोलते हुए आदि उसका हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन में रखी कॉफी टेबल तक लेकर आया। अब सिया के दिमाग में आया, यार सिया, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मिस्टर कपूर से दोस्ती बढ़ाने का, जब वो खुद सामने से तुझे ऑफर कर रहे हैं। चल सिया, डोंट रिफ्यूज दिस ऑफर। सोचते हुए सिया वहां कॉफी टेबल पर आकर बैठ गई। वो अपना लंच अपने घर से बनाकर लाई थी। आदि ने तो सिया से बिना पूछे हुए उसके लंच को शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। सिया मुंह बनाते हुए यही सोच रही थी, अजीब आदमी है यार, कोई ऑफर करे कि खा कर देखिए मैंने बनाया, लेकिन ये जनाब तो अपने आप से ही शुरू हो गए। सिया अपने मन में सोच रही थी जब आदि ने उससे पूछा, ये खाना क्या तुमने बनाया है? सिया ने भी एक फेक स्माइल अपने चेहरे पर बिखेरते हुए जवाब दिया, जी, मैं अपने सारे काम खुद से करती हूँ। आदि ने सिया से पूछा, तो तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? क्यों, आपको क्या मुझसे शादी करनी है? सिया ने तपाक से बोल दिया, लेकिन अब उसे समझ आया कि वो क्या बकवास कर रही है। फिलहाल तो नहीं, लेकिन मे बी इन फ्यूचर करनी हो तो। आदि ने भी सिया को उसी के टोन में जवाब दिया। लेट्स चेंज द टॉपिक, सिया ने कहा। तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, आदि ने कहा। तो सिया आदि की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। मेरी सिर्फ दो सिस्टर्स हैं, जिनमें से एक की डेथ हो चुकी है, जो एकांश की भाभी थी, और दूसरी सिस्टर मीरा कपूर है। मैं अपनी फैमिली में इकलौता बेटा हूँ। मेरे डैड को तो तुम जानती हो, मेरी माँ और दादी को अभी तुम नहीं जानती हो। आदि अपने बारे में पता नहीं सिया को क्यों सब कुछ बता रहा था, जब सिया ने बीच में कहा, मैं मिली हूँ आपकी माँ और दादी से। आदि ने हैरान होते हुए उससे पूछा, कब? आई मीन तुम्हारी उनसे कब मुलाकात हुई? सिया ने आदि को याद दिलाते हुए कहा, आपके घर में जो लास्ट ईयर पार्टी हुई थी, मैं ही उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई। काफी हम्बल लेडी है आपकी माँ और दादी। आदि ने हैरानी से सिया की तरफ देखते हुए पूछा, तो तुम उस पार्टी की प्रिपरेशन कर रही थी, फिर हम मिले कैसे नहीं? अगर मिलते भी तभी शायद आप लड़ते ही मुझसे। सिया ने आदि से कहा। तो उसने जवाब दिया, शायद मैं ना लड़ता तुमसे। सिया ने भी फौरन ही उसकी बात का जवाब दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अभी तो आप एक सेकंड के लिए भी मुझे रेजिस्ट नहीं कर सकते, बात बात पर डांटते हो। तो अब मिले या तब कुछ नहीं बदलने वाला था। तो क्या तुम मुझे इतना बुरा इंसान समझती हो? आदि ने सिया से पूछा। आप बुरे हैं या अच्छे ये तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, खड़ूस जरूर है। बोलते हुए सिया ने अपना लंच कर लिया था और लंच बॉक्स पैक करते हुए वो वहां से उठने लगी, जब उसके कदम लड़खड़ा गए और वो आदि की बाहों में ही गिर गई, जो इस समय भी बैठा ही हुआ था। आदि ने भी उसे एक पल में संभाल लिया। अब सिया की नजरें आदि के उस अट्रैक्टिव फीचर को निहार रही थी, जैसे उसकी गहरी काली आंखें, परफेक्ट जॉ लाइन, एरो शेप नोज और ब्रॉड फॉरहेड। सिया ने तो इतनी ही देर में आदि के चेहरे के लिप्स के नीचे बने उस तिल को भी देख लिया था, जो उसके चाम को और बढ़ा रहा था। आदि ने सिया से कहा, अगर तुमने मुझे निहार लिया हो तो क्या तुम अब अपने आप को संभालोगी? बोलते हुए आदि ने उसे सीधा खड़ा कर दिया। सिया ने एम्बैरस होते हुए कहा, अब सॉरी, वो मैं बैलेंस खो बैठी थी। आई नो, डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ, अब अपने काम पर लग जाओ। बोलते हुए आदि वहां से केबिन के ठीक बाहर बने हुए उसके पर्सनल वॉशरूम में चला गया। सबसे पहले आदि ने अपने चेहरे को वॉश किया, क्योंकि वार्मनेस से उसका भी चेहरा लाल पड़ गया था। लेकिन उसने ये बात सिया के सामने जाहिर नहीं होने दी थी।
सिया भी अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। वो मन ही मन आदि की तारीफ कर रही थी। स्मार्ट और हैंडसम है मिस्टर कपूर। बस थोड़ा सा बिहेवियर सुधार ले तो किसी हीरो से कम नहीं है। यार सिया, तू भी कुछ ज्यादा ही सोच रही है उस खड़ूस कपूर के बारे में। चल अपना काम कर, बहुत टाइम वेस्ट करती है उनके ख्यालों में। आखिरकार शाम हुई तो एकांश घर आ चुका था। अब यष्टि इसी फिराक में थी कि कब उसे मौका मिलेगा और वो एकांश के फोन से मीरा कपूर का नंबर निकाल पाएगी। और ये तो एकांश के सोने पर ही पॉसिबल था। इस बात के भी चांसेस वैसे कम ही थे कि मीरा का नंबर एकांश के मोबाइल में मिल जाए, लेकिन फिर भी वो एक ट्राई करने वाली थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश ने आने के बाद सबसे पहले श्रेया को गोद में लिया। सॉरी बेटा, चाचू आजकल मेरी बेबी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, कहते हुए एकांश ने श्रेया के गाल पर किस किया ही था जब यष्टि ने तपाक से बोल दिया, बेटा आपके चाचू तो चाची के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे आजकल। शुड वी प्लान अनदर हॉलीडे? एकांश ने यष्टि से पूछा तो यष्टि ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, ताकि फिर आप वहां भी मेरे लिए लेटर छोड़कर निकल जाओ। यार यष्टि, तुम अभी भी इस बात को लेकर बैठी हो? एकांश ने अपने चेहरे पर शिकन लाते हुए यष्टि से कहा तो यष्टि ने जवाब दिया, लीव इट, खाना खा लीजिए, मैंने लगवा दिया है। लेट मी चेंज फर्स्ट, आई एम कमिंग, बोलकर एकांश अपने रूम में चला गया। एकांश का फोन वही टेबल पर रखा था। यष्टि के दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। उसने फोन उठाया और उसे कई तरीके से अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसे पासवर्ड का कोई आइडिया नहीं लग पा रहा था। कई बार अटेम्प्ट करने के बाद जब फोन में 30 सेकंड में फिर ट्राई करने का अलर्ट आया तो उसने एकांश का फोन वापस टेबल पर रख दिया। इतनी देर में एकांश भी रूम से वापस आ गया था। वो उसी ओर आ रहा था और यष्टि का इस समय डर से गला सूख रहा था कि कहीं एकांश ने देख ना लिया हो कि उसके फोन के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया, वरना यष्टि का सीक्रेट मिशन एकांश के सामने आ जाएगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि एकांश को आने में 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग जाए, लेकिन ये क्या, एकांश तो एकदम रॉकेट की स्पीड से यष्टि की तरफ आ रहा था और यष्टि के दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। तभी श्रेया ने अपने चाचू का हाथ पकड़ लिया। वो एकांश के ट्राउजर को अपने हाथ से खींचकर उसे अपने आप को गोद में उठाने का इशारा कर रही थी। यष्टि ने अब जाकर चैन की सांस ली। एकांश श्रेया के पास घुटनों के बल बैठ गया था। वो उससे बातों में बिजी ही था जब उसके फोन के वो खतरनाक 30 सेकंड्स खत्म हो गए। यष्टि के मिशन की सीक्रेसी खत्म होते होते बच गई थी। एकांश श्रेया को अपनी गोद में उठाकर अब डाइनिंग टेबल तक आ गया। अब सभी लोगों ने डिनर किया और एकांश यष्टि से पहले ही रूम में जाकर बेड पर लेट गया। यष्टि ने डिनर के दौरान नोटिस कर लिया था कि एकांश अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे से अपने फोन को बार बार अनलॉक कर रहा था, क्योंकि वो एक लेफ्टी था। यष्टि इस समय श्रेया के साथ उसके रूम में थी। वो उसे कहानी सुना रही थी। बेटा, वो राजकुमार अपने आप को एकदम अकेला समझता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लड़की जिससे वो प्यार करता था उसका साथ देना चाहती है। लेकिन राजकुमार ने अपनी चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना ली थी जिसे कोई लांग ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो लड़की भी ना बहुत स्ट्रांग थी। उसने फैसला कर ही लिया था कि वो राजकुमार को उस चार दीवारी से बाहर निकाल कर ही रहेगी। यष्टि बोलती ही जा रही थी, लेकिन श्रेया अब तक सो चुकी थी। यष्टि ने उठते हुए श्रेया के माथे को चूमा और अब वो उसके रूम के डोर को आहिस्ता से बंद करके अपने रूम में वापस आ गई। एकांश ने तो पहले से ही रूम की लाइट बंद कर दी थी और शायद वो सो भी चुका था। यष्टि अभी श्योर नहीं थी कि एकांश सो चुका है, तो वो अभी भी उसके फोन को नहीं छू सकती थी। वो भी कपड़े चेंज करके अपने बेड पर आकर लेट गई। जब तक वो श्योर हो पाती कि एकांश सो चुका है,
वो खुद भी सो चुकी थी। वो किसी क्यूट सी जासूस से कम नहीं लग रही थी, जिसकी इंटेंशन सिर्फ अपने पति का सच जानना था, जिसके लिए उसे हर कीमत पर उससे जुड़े लोगों से बात करनी थी। लेकिन अब जासूस खुद ही सो चुकी थी। आधी रात में लगभग 2 बजे यष्टि की आंख खुली तो उसे अपना अधूरा मिशन याद आया। उसने नाइट बल्ब की रोशनी में अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा एकांश का मोबाइल उसकी साइड टेबल पर रखा था। यष्टि धीरे से अपनी बेड की साइड से उठकर एकांश के ऊपर से उसकी साइड टेबल से उसका फोन उठाने की कोशिश कर ही रही थी जब उसके बाल एकांश के चेहरे पर बिखर गए। उसने तो जैसे तैसे अपनी सांसें रोक ली कि कहीं उसकी सांसों के एकांश के चेहरे से छूने से भी उसकी आंख ना खुल जाए। लेकिन एकांश की नींद इतनी भी गहरी नहीं थी कि उसकी आंख यष्टि के इतना करीब होने के एहसास से भी ना खुले। एकांश ने अपनी आंखें खोल दी। यष्टि एकदम से चौंक गई, लेकिन जिस तरह से वो एकांश के ऊपर झुकी हुई थी उसे एक्सप्लेन कर पाना बेहद मुश्किल था। एकांश तो क्या, कोई भी अगर देखता तो यही सोचता कि यष्टि एकांश के करीब आने की कोशिश कर रही थी। एकांश ने यष्टि के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे बेड में पलटते हुए वो उसके ऊपर आ गया। यष्टि की तो जैसे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, जो उस रात के सन्नाटे में एकांश को साफ साफ सुनाई दे रही थी। यू वॉन्ट टू गेट फिजिकल? एकांश ने यष्टि से पूछा तो यष्टि ने जवाब दिया, हाँ, म- मेरा मतलब है, मतलब मैं वो 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 उसकी जबान लड़खड़ा रही थी जब एकांश ने अपनी उंगली को यष्टि के होठों पर रखते हुए कहा, आई गॉट माय आंसर। बोलते हुए एकांश का हाथ यष्टि की कमर को सहला रहा था। यष्टि को लगा जैसे उसने एकांश के अंदर के रोमांटिक एकांश को जगा दिया है। उसने अपने हाथ एकांश की चेस्ट की तरफ बढ़ाए ही थे जब एकांश ने उसके दोनों हाथों को बेड में पुश कर दिया। अब यष्टि का अपने मूवमेंट पर कोई बस नहीं था। एकांश ने कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। यष्टि चाहकर भी इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग तो अभी भी उस मोबाइल में ही अटका हुआ था, लेकिन एकांश का पूरा ध्यान येलो नाइट बल्ब की रोशनी में चमकते हुए यष्टि के चेहरे पर था। एकांश ने झुककर यष्टि की नेक को हल्के से किस किया। एकांश के इस तरह करीब आने से यष्टि भी अपना आपा खोने लगी थी। यष्टि, फोकस फोकस, ये शख्स तुझे पूरी तरह अपना है, इसके लिए तुझे इसका सच जानना ही है। एकांश के चार्म से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, यष्टि मन में सोच रही थी, लेकिन फिर भी वो एकांश को अपने आप से दूर नहीं कर पा रही थी। आधी रात में एकांश कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया था। यष्टि के हाथ को अपने एक हाथ से पकड़कर अब एकांश के हाथ यष्टि के कपड़ों में जा रहे थे जब यष्टि ने एकांश की नेक को बाइट कर लिया। इस बाइट ने एकांश को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। ये बाइट पेनफुल नहीं थी, बल्कि यष्टि की शरारत थी। तो क्या आपको लगा कि लव बाइट सिर्फ आप ही दे सकते हो? यष्टि ने एकांश के चेहरे के एकदम नजदीक आते हुए कहा तो एकांश की हंसी छूट गई। वो नॉन स्टॉप हंसे जा रहा था। क्या हुआ, मैंने कोई जोक सुना दिया क्या आपको? ऐसे क्यों हंस रहे हो आप? एकांश ने कहा। क्या कहा तुमने अभी? लव बाइट? तुम मुझे लव बाइट दोगी? हाँ, क्यों नहीं दे सकती क्या? मेरे मुंह में दांत नहीं है क्या? यष्टि ने चिढ़ते हुए कहा तो एकांश और भी जोर से हंसने लगा। बस करो यार, मेरा तो पेट दर्द होने लगा तुम्हारी ये हरकतें देखकर। अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, तो तुम गुस्से में क्या करोगी? क्या तुम मुझे कहा जाओगी? ओके, ठीक है, ये लो, बाइट मी हियर। बोलते हुए एकांश ने अपनी शर्ट की 2 बटन्स को खोलकर अपनी नेक यष्टि के होठों के करीब कर दी। यष्टि ने भी आओ देखा ना ताओ एकांश की नेक को इस बार थोड़ा जोर से बाइट कर लिया। यष्टि, तुम व्यापार हो क्या? आपने ही मुझे चैलेंज किया था और आपको पता है कि मैं चैलेंजेस को कितना सीरियसली लेती हूँ।
नेक्स्ट टाइम मुझसे पंगे मत लेना मिस्टर वालिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी मिसेस वालिया। बोलते के साथ ही एकांश ने यष्टि को किस करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक।